बात 1658 की है, जब औरंगज़ेब शाहजहां को गद्दी से उतारकर कैद करवा लेता है और खुद दिल्ली का शासक बन जाता है। औरंगज़ेब अपने भाई शुजा मुराद को मरवा डालता है, लेकिन उसका भाई दारा शिकोह बचने में कामयाब हो जाता है और लाहौर भाग जाता है। इस सारी कड़ी के अंदर दारा शिकोह अपने पुत्र सुलेमान शिकोह को लाहौर नहीं ले जा पाता। दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागता फिरता है और गढ़वाल राज्य की सीमा के पास पहुँच जाता है। वह अपने संदेशवाहकों के जरिए श्रीनगर गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह को एक संदेशा भिजवाता है और शरण देने की बात करता है। पृथ्वीपति शाह इस बात के लिए तो राजी हो जाते हैं कि वे सुलेमान शिकोह को शरण देंगे, लेकिन सुलेमान शिकोह के साथ काफ़ी बड़ी तादाद में सैनिक और नौकर चाकर भी थे। राजा पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान शिकोह को संदेशा भिजवाया कि वह कम से कम लोगों के साथ ही उनके राज्य में शरण लेने के लिए आए। इस संदेश को सुलेमान शिकोह ने स्वीकार कर लिया और सिर्फ 17 सैनिक और कुछ नौकरों के साथ वह श्रीनगर के दरबार में मई 1658 में उपस्थित हो जाता है। जब औरंगज़ेब को यह बात पता चलती है कि सुलेमान शिकोह गढ़वाल राजा के यहाँ शरणागत है, तो वह पृथ्वीपति शाह को संदेशा भिजवाता है कि वह सुलेमान शिकोह को फ़ौरन अपने यहाँ शरण देना बंद कर दे। कुछ दिनों के बाद सुलेमान शिकोह तो श्रीनगर गढ़वाल से चला जाता है, लेकिन उसके साथ आए हुए 2 चित्रकार श्यामदास और हरदास वहीं श्रीनगर गढ़वाल में रुक जाते हैं, जो बाद में श्रीनगर गढ़वाल के दरबारी चित्रकार बन जाते हैं। पृथ्वीपति शाह इन्हें तस्वीरदार की उपाधि देकर अपने यहाँ दरबार में सम्मानपूर्वक रखता है। श्यामदास और हरदास रिश्ते में पिता पुत्र थे। इसी श्यामदास और हरदास की 5वीं पीढ़ी में चित्रकार मौलाराम तोमर का जन्म होता है, जो बाद में चलकर गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम अपना चितेरा सीरीज शुरू कर चुके हैं और आज तीसरे अंक में हम बात करेंगे गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम तोमर के बारे में। मौलाराम जितना अच्छा चित्रकार था, उतना ही अच्छा राजनीतिज्ञ भी था। साथ ही मौलाराम तोमर एक अच्छा साहित्यकार भी था। मौलाराम तोमर ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। उन्होंने गढ़वाल राजवंश का इतिहास और गणिका नाटक भी लिखा, जिसे गढ़वाल के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इतिहासकारों का मानना है कि श्यामदास और हरदास के आने से पहले से ही गढ़वाल में चित्र बनाए जाते थे। श्यामदास और हरदास के आने के बाद गढ़वाल शैली के जितने भी चित्र हैं, उन पर मुग़ल शैली का प्रभाव आना स्वाभाविक था। हालांकि श्यामदास और हरदास की 5वीं पीढ़ी में पैदा हुए मौलाराम तोमर को गढ़वाल शैली में जितना उच्च स्थान मिला, उतना उसके पूर्वजों को नहीं मिल पाया। मौलाराम जब चित्र बनाता था तो उसी चित्र के हाशियों पर ब्रज भाषा में दोहे अथवा कविताएं लिख दिया करता था और मौलाराम तोमर अपने को कवि कहलाना ज़्यादा पसंद करता था। इसीलिए वे अपने चित्रों पर चित्रकार मौलाराम की जगह कवि मौलाराम लिखा करता था। जिस तरह अकबर ने अपने दरबारी चित्रकारों के लिए चित्रशालाओं का निर्माण करवाया था, ठीक उसी प्रकार गढ़वाल के नरेशों ने चित्रकारों के लिए चित्रशालाओं का निर्माण करवाया था। इस बात का प्रमाण उस समय मिलता है जब 1803 में गोरखा गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पर आक्रमण कर देते हैं। गोरखा सेना का गवर्नर हस्तिदल चौतरिया जब मौलाराम की चित्रशाला में जाता है, तो मौलाराम स्वयं अपने काव्य में इस घटना का जिक्र करते हैं, जिसमें वे कहते हैं, कांतिपुर में कीर्ति तुम्हारी सुनत रहे, आँख निहारे चित्र विचित्र तुम्हारे देखे। अर्थात हस्तिदल चौतरिया यह कहता है कि कांतिपुर, जिसे आज हम काठमांडू के नाम से जानते हैं, तुम्हारे चित्रों की काफ़ी कीर्ति सुनी थी
और आज अपनी आंखों से तुम्हारी चित्रशाला में उन चित्रों को मैं देख रहा हूँ। इस घटना से यह तो पता चलता है कि मौलाराम के चित्र सिर्फ गढ़वाल तक ही सीमित नहीं थे। मौलाराम के चित्र हिमाचल, नेपाल और अन्य हिमालयी राज्यों में भी पहुंच चुके थे। यह चित्र पहुंचने का मुख्य कारण यह भी रहा क्योंकि गढ़वाल नरेशों का जो विवाह संबंध होता था वह हिमाचल प्रदेश और नेपाल में होता था। उस समय उपहार के स्वरूप कीमती वस्तुओं के साथ चित्रों को भी दिया जाता था। इस प्रकार मौलाराम के चित्र नेपाल और हिमाचल तक पहुंच चुके थे। मौलाराम तोमर ने कला की शिक्षा अपने पिता मंगतराम से प्राप्त की थी। जब वे कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार में गए तो उन्होंने वहाँ के दरबारी चित्रकारों से भी काफ़ी कुछ प्रेरणा ली। उन्होंने कांगड़ा कलम को बारीकी से अध्ययन किया। साथ ही वहाँ के प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार विलोचन के पुत्र राय सिंह से कांगड़ा कलम की शिक्षा भी ली। मौलाराम तोमर ने कांगड़ा में राय सिंह से कला की शिक्षा ग्रहण की थी। इस घटना का जिक्र वे अपने काव्य में करते हैं और लिखते हैं, रामा देवी मात प्रात मोहि पढ़ायो, तात राम मंगत के अंक में बिठारी के, इसम राम सिंह दर जहाँ आए है, हमारे दोस्तात को नाम है। गढ़वाल के निरशों का कला प्रेम श्रीनगर से राजधानी टिहरी बनने के बाद भी कम नहीं हुआ। राजा सुदर्शन शाह के चाचा प्रीतम शाह स्वयं टिहरी से श्रीनगर मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए जाते थे। इस घटना का जिक्र भी हमें मौलाराम के काव्यों में मिलता है। टिहरी में तीरथ रहे गुरुद्वारे श्रीनगर, आवत जावत ही पग थके, दियो नहीं कवि सग्र, प्रीतम शाह प्रवीण तुम, करो कविन सौ प्रीति, सुजस करे हम आपको, राखो कुल की रीति। अब बात करते हैं मौलाराम तोमर के चित्रों की विशेषताओं की। मौलाराम तोमर ने उसी प्रकार लघु चित्रों पर काम किया जैसे अन्य पहाड़ी रियासतों में चित्र शैली विकसित हो रही थी। मौलाराम तोमर ने नायिकाओं के उन सभी रूपों को बनाया जो पहाड़ी भूभाग में प्रचलित थे। मौलाराम ने नायिका भेद पर लगभग सभी नायिकाओं का चित्रण किया, जिसमें वासक सज्जा, विप्रलब्धा, उत्कंठिता, प्रोसित पतिका, अभिसारिका, कलहांतारिता, खंडिता, आगत पतिका, इन सभी वर्गीकरणों में मौलाराम तोमर ने नायिका भेद के चित्र बनाए हैं। मौलाराम तोमर ने जितने भी चित्रों को बनाया उन्होंने उसके पृष्ठभूमि पर श्रीनगर व अलकनंदा के अप्रतिम सौंदर्य को बखूबी से अंकन किया है। मौलाराम तोमर के द्वारा निर्मित गढ़वाल शैली की चित्रों की मुख्य पहचान या विशेषताएं निम्न हैं। उसमें पहला है पत्रविहीन वृक्ष। मौलाराम तोमर के चित्रों में काफ़ी जगह पत्रविहीन वृक्ष दिखाए गए हैं। दूसरा बिंदु है आसमान में चमकती बिजली। तीसरा, स्त्रियों के माथे पर अर्धचंद्राकार चंदन का टीका। चौथा, जिन वृक्षों पर पत्ते व पुष्प हैं वे आकृति में छोटे व गोलाकार हैं। गढ़वाल शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है, क्योंकि उन्हीं के लिखे हुए लेखों के द्वारा कला जगत में यह पता चला कि गढ़वाल शैली एक अनूठी शैली है। इससे पहले कला समीक्षक गढ़वाल शैली को कांगड़ा शैली के नाम से भी पुकारते थे। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने 1903 में मॉडर्न रिव्यू में एक लेख लिखा, जिस लेख के आने के बाद कला जगत में गढ़वाल शैली की पहचान बनी। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने 1921 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली रूपम पत्रिका में जब अपना सचित्र लेख गढ़वाल शैली पर लिखा तो कला जगत में मानो एक क्रांति का दौर शुरू हो गया। इतिहासकारों ने यह माना कि गढ़वाल शैली कांगड़ा शैली से भिन्न है। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान जाता है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को ही जाता है कि उन्होंने गढ़वाल शैली को उसकी जो पहचान खो चुकी थी वह वापस दिलाई। बैरिस्टर मुकुंदी लाल के लेखों के प्रकाशन के बाद कला जगत के कला इतिहासकारों ने गढ़वाल शैली को एक स्वतंत्र शैली के रूप में स्वीकार किया। मौलाराम तोमर की मृत्यु के बाद उनके वंशजों ने भी काफ़ी समय तक चित्रकारी की। हालांकि उनकी चित्रकारी उतनी उन्नत किस्म की नहीं थी जितनी मौलाराम की थी। धीरे धीरे मौलाराम तोमर के वंशजों ने चित्रकारी में रुचि लेना कम कर दिया और अपना व्यवसाय स्वर्णकारी को अपना लिया।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मौलाराम तोमर के वंशजों ने चित्रकारी में रुचि लेना इसलिए भी कम कर दिया कि उनका मानना था कि चित्रकला करने के कारण उनके परिवार में लोग विक्षिप्त हो रहे हैं। इस बात का जिक्र हमें जेसी फ्रेंच की हिमालयन आर्ट में भी मिलता है, जिसमें जेसी फ्रेंच लिखते हैं, बालक राम के पूर्वज अपनी 8 पीढ़ियों तक चित्रकारी करते रहे थे, परंतु उनकी प्रत्येक पीढ़ी में एक व्यक्ति पागल हो जाता था। दुर्भाग्य की इस आशंका को टालने के लिए ही इस परिवार ने चित्रकला छोड़ दी थी और वे स्वर्णकारी करने लगे। असंभव नहीं है कि बहुत से चित्रों का विनाश मौलाराम के वंशजों द्वारा इसी दुर्भाग्य के कारण हुआ हो। तो अब बात करते हैं आज के अंक के मुख्य फैक्ट की। तो पहला फैक्ट है, सुलेमान सिकोह के साथ सामदास और हरदास पिता पुत्र की चित्रकार जोड़ी श्रीनगर गढ़वाल में आई थी। दूसरा तथ्य है, गढ़वाल शैली मुगल शैली व कांगड़ा शैली से प्रभावित थी। तीसरा तथ्य है, गढ़वाल शैली के अवनति काल के चित्रकारों की अगर हम बात करें तो उसमें आत्माराम, ज्वालाराम, हरिराम और तुलसीराम प्रमुख थे। अब यह अवनति काल का अर्थ होता है मौलाराम तोमर की मृत्यु के बाद जब गढ़वाल शैली अपने चरम से अवनति की ओर जाने लगी, यानी कि उसमें गिरावट होने लगा, चित्रकला में चित्रकारी कम होने लगी, तो उस समय अवनति काल के जो चित्रकार थे वो आत्माराम, ज्वालाराम, हरिराम और तुलसीराम थे। चौथा तथ्य है, मौलाराम का जन्म 1743 में श्रीनगर में हुआ था और इनकी माता का नाम रामा देवी या कहीं कहीं रमा देवी भी लिखा हुआ आता है। पिता का नाम मंगतराम था। पांचवा तथ्य है, मौलाराम के कला गुरु राम सिंह या राय सिंह थे। छठा तथ्य है, मौलाराम के 2 चित्र बोस्टन संग्रहालय में आज भी संग्रहित हैं। सातवां है, मौलाराम ने पंवार वंश यानी कि जो शाह वंश है उनके 4 राजाओं के कार्यकाल में चित्रकला या चित्र रचना की थी, जिनमें प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह प्रमुख थे। आठवां तथ्य है, मौलाराम के समकालीन गढ़वाल शैली में 2 चित्रकार थे, चैतू और मनकू। कई पुस्तकों में चैतू और मनकू को मौलाराम के शिष्यों के रूप में भी लिखा हुआ मिलता है। नवां तथ्य है, गढ़वाल शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी, सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। जो 3 किताबें थी, यही गढ़वाल शैली को प्रकाश में लाने के लिए इन्होंने मुख्य भूमिका अदा की थी अपनी। तो ये जो 3 किताबें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में इन किताबों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन किताबों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 10वां तथ्य है, जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में मौलाराम के चित्रों का वर्णन किया है, साथ ही मौलाराम के जीवन पर भी प्रकाश डाला है और जेसी फ्रेंच बैरिस्टर मुकुंदी लाल के काफ़ी अच्छे मित्र भी थे। 11वां जो तथ्य है, मयंक मुखी चित्र मौलाराम का प्रौढ़ावस्था में बनाया गया चित्र था, यानी कि जब मौलाराम वृद्ध हो चुके थे उस समय मयंक मुखी नाम का जो चित्र था वो उनकी प्रौढ़ावस्था में बनाया गया चित्र था। तो ये थे आज के जो मुख्य तथ्य हैं। मौलाराम तोमर के चित्रों की बात करें तो उनमें प्रमुख है मोर प्रिया, चकोर प्रिया, मयंक मुखी, हिंडोला, जयदेव वजीर, गोवर्धनधारी, मस्तानी, गौरी के समुद्र संगीत का शिवजी पर प्रभाव, बलराम चट्टान से जल निकालते हुए, उषा स्वप्न, कालिया दमन, रानी का श्रृंगार, मत्स्यावतार, नरसिंह अवतार, शिशुपाल की बारात, अकबर गांव के कुएं पर और कृष्ण रुक्म युद्ध, ये प्रमुख चित्र हैं। और अब बात करते हैं आज के प्रश्नों की। आपको आज के इस पूरे एपिसोड में दिखाए गए वृत्तांतों से ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मौलाराम तोमर के पिता का नाम क्या था? हमारा दूसरा प्रश्न है, मौलाराम तोमर ने कांगड़ा में जाकर के किस चित्रकार से कला की शिक्षा ग्रहण की थी? और हमारा तीसरा सवाल है, मौलाराम तोमर ने अपनी प्रौढ़ावस्था में कौन सा चित्र बनाया था? आपके जवाबों का हमें इंतज़ार रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जवाब भेज सकते हैं।
तो दोस्तों यह था चितेरा सीरीज का तीसरा अंक। आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा ज़रूर बताएं। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। आज के अंक में हमने मौलाराम तोमर से संबंधित उन तथ्यों को जाना जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।